एक्चुअली मेरा ख्याल है जो मुश्किल काम था वो हम पिछली दफ़ा कर चुके हैं, मेरा ख्याल है कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम ये था कि तुम्हें अपने दिमाग को रियल मोड से निकाल के प्रोटेक्टेड मोड में डालना था। तो रियल मोड क्या था, जिसमें 1 MB मेमोरी होती है, जिसमें सेगमेंट ऑफसेट होता है। प्रोटेक्टेड मोड में आके 32 बिट का आर्किटेक्चर आ गया। एक्सटेंडेड रजिस्टर्स थे, लेकिन इससे ज़्यादा मुश्किल ये था कि इसमें सिलेक्टर डिस्क्रिप्टर वाला तमाशा इसमें चलता था। सेलेक्टर्स होते थे जो डिस्क्रिप्टर टेबल में से, ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल में से एक डिस्क्रिप्टर सेलेक्ट करते थे। फिर डिस्क्रिप्टर के अंदर बेसिकली क्या लिखा होता था, एक बेस और लिमिट होती, यानी डिस्क्रिप्टर किसी खास मेमोरी के की जगह को डिफाइन कर रहा होता था। तो उसका उसका बेस एड्रेस कि वो मेमोरी कहाँ से स्टार्ट होती है और उसकी लिमिट कि उसका साइज क्या है, और बाकी छोटी छोटी बिटें तुम्हें बताई थी कि ये याद कर लेना। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट भी हैं, जी बिट इंपॉर्टेंट है, AVL इंपॉर्टेंट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है एस और एक्स। एस स्टैंड्स फॉर सिस्टम, एक्स स्टैंड्स फॉर एग्जीक्यूट। तो एग्जीक्यूट तो सिंपल लॉजिक है कि अगर एक्स बिट 1 होएगी तो ये कोड का डिस्क्रिप्टर होएगा, और अगर एक्स बिट 0 होएगी तो ये डेटा का डिस्क्रिप्टर होएगा, यानी एग्जीक्यूटेबल नहीं है। और एस जो है वो सिस्टम है। अब सिस्टम ये है कि जब विंडोज खुद लोड होती है तो विंडोज के भी तो अपने बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं मेमोरी में। विंडोज का अपना कर्नल मेमोरी के अंदर पड़ा होता है, तो वो सिस्टम की रूटीन्स होती है। तो अगर ये डिस्क्रिप्टर किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की रूटीन को डिस्क्राइब कर रहा है तो सिस्टम बिट 1 होता है। हमारे प्रोग्राम्स के केस में, यूजर प्रोग्राम्स के केस में, ये सिस्टम बिट 0 होता है। इससे तुम डिफ्रेंशिएट करते हो। प्रोग्राम को इतना जरूरी नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए। तो प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम ये है कि इसने एक जीडीटी का डेटा स्ट्रक्चर बनाया, मेमोरी में एक टेबल बनाएगा जीडीटी नाम। पहला डिस्क्रिप्टर उसमें नल है, और दूसरा, सॉरी, ये पहला पूरा है, 8 बाइट्स का होता है ना, तो ये पूरा एक डिस्क्रिप्टर है, 8 बाइट्स का होता है। तो ये पूरा एक डिस्क्रिप्टर है, पहला डिस्क्रिप्टर नल होता है हमेशा। दूसरा डिस्क्रिप्टर ये है। अब ये मैं तुम्हें खोल के नहीं दिखाऊंगा, लेकिन इसमें अब तुमने इसको पढ़ना इस तरह से है कि अब ये डिस्क्रिप्टर क्या है, इस तरह तो तुम्हें समझ नहीं आएगी कि ये क्या है। इसको समझने के लिए तुम्हें यहाँ पे जाना है। तुम्हें ये देखना है कि डिस्क्रिप्टर की जो पहली 16 बिटें होती हैं वो लिमिट होती है। जो पहली 16 बिटें होती है, यानी इसकी पहली 16 बिटें जो हैं, इधर से शुरू करते हैं ना, ये पहली 1 2 3 4, यानी ये जो चार हैं, यानी 16 बिटें बन गई ना, ये लिमिट है। अच्छा, ये इसने किताब में लिख के भी दिखाया हुआ है, ये देखो, ये इसने एरो लगा के ये दिखाया हुआ है कि ये लिमिट होएगी। ठीक है। फिर इसी तरह से जो अगली 16 बिटें हैं वो हमें पता है कि बेस है। तो अगली 16 जो है ये वाली, ये बेस है। ठीक है। और सो ऑन। अगर तुम्हें इसमें हिजे करने का मूड होए तो इसके तुम हिजे करके एक एक को बिट को पढ़ सकते हो। वैसे ही इसने साइड पे लिखा हुआ है कि ये इसकी एक्स बिट 1 है, C 0 है, इस तरह। बल खैर, उसने एक डिस्क्रिप्टर, डमी डिस्क्रिप्टर एक तैयार किया। गेम ये खेलेगा कि प्रोग्राम जब स्टार्ट होएगा तो वो नॉर्मली, मतलब हमेशा की तरह, वो नॉर्मल मोड में, कंप्यूटर रियल मोड में चल रहा होएगा। ठीक है। और अब वो उसको स्विच करेगा प्रोटेक्टेड मोड में। तुम्हें उस दिन भी बताया था कि स्विच कैसे लगता है। स्विच ऐसे लगता है, ये इन 3 लाइनों पर स्विच लगता है। एक कंट्रोल रजिस्टर है CR0 नाम का, उसकी पहली बिट को अगर तुम ऑन कर दो तो यहाँ पे तुम्हारा कंप्यूटर अब प्रोटेक्टेड मोड में आ जाता है, यानी वो 16 बिट की दुनिया छोड़ के अब एकदम से वो 32 बिट की दुनिया में आ जाता है। तो ये स्विच करना तो बहुत ही आसान है ना, ये 2 लाइनें लिखोगे स्विच हो जाए, वो कोई बात नहीं। प्रॉब्लम ये है कि प्रोग्राम गुम हो जाएगा, स्विच होने के बाद गुम हो जाएगा, क्योंकि वो 16 बिट की दुनिया में चल रहा था, अब एकदम से वो 32 बिट की दुनिया में आ। तो तुमने उसको गुम होने से बचाना है, विच मीन्स के पहले वो सेगमेंट ऑफसेट की जबान समझता था, अब वो सिलेक्टेड डिस्क्रिप्टर की जबान समझेगा। तो यहां तक पहुंचते वक्त तुम्हारा फर्ज है कि तुमने वो सिलेक्टेड डिस्क्रिप्टर्स तैयार कर दिए हो, और फिर तुम स्विच मारो। कम से कम एक डिस्क्रिप्टर तो तैयार किया है ना। अब जो ऊपर उसने डिस्क्रिप्टर बनाया है वो डमी है फिलहाल, अब वो उसके अंदर एड्रेस भरेगा। लॉजिक बड़ी अजीब है, समझ भी मुश्किल से ही आती है। लॉजिक ये है कि जब ये प्रोग्राम जो चल रहा है, जब ये मेमोरी में लोड हुआ है, तो इसका अपना एक एड्रेस होएगा, इसका अपना एक एड्रेस लिमिट सारा कुछ होएगा। लेकिन वो तो 16 बिट वाली दुनिया में चल रहा है। जैसे ही तुम इस प्रोग्राम को स्विच करोगे 32 बिट वाली दुनिया में, तो अब इस प्रोग्राम का अपना एक डिस्क्रिप्टर बनेगा। यानी इस प्रोग्राम का जो स्टार्टिंग एड्रेस होएगा वो उसका बेस एड्रेस होएगा, इसका साइज जो होएगा वो उसकी लिमिट होएगी। तो ये करेगा ये कि अब अपना बेस एड्रेस इधर डिस्क्रिप्टर के अंदर लोड करेगा, और आई थिंक बस यही एक दो काम हम करेंगे। तो देखो क्या करता है। CS, यानी जो इस प्रोग्राम का जो कोड सेगमेंट है वो AX में डालता है, उसको
लेफ्ट शिफ्ट करता है 4 टाइम्स, ये वो सेगमेंट एड्रेस बना रहा है, ये सेगमेंट एड्रेस बनाया। और ये इंपॉर्टेंट बात है, जीडीटी के उस डिस्क्रिप्टर के अंदर जाके वो सेगमेंट एड्रेस लिखवा देता है, फिर इसी तरह से ऑफसेट एड्रेस भी लिखवाता है। बेसिकली उस डिस्क्रिप्टर के अंदर इसी प्रोग्राम का एड्रेस डाल देता है। ठीक है, स्टैक वाला हिस्सा मैंने छोड़ दिया। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है, ये जरा बात समझने वाली है कि ये जो इसने जीडीटी बनाई है, ये तो एक लोकल अरे है, ये मेमोरी में उसने एक अरे बना दिया है जिसका नाम उसने जीडीटी रख दिया है। सिर्फ नाम जीडीटी रख देने से तो वो ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल नहीं बन जाता। तो इवेंचुअली ये करना पड़ता है कि एक रजिस्टर है, जीडीटी रेज, नहीं सॉरी 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 सॉरी, जीडीटी आर कहते हैं उसको, रजिस्टर को, ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल रजिस्टर। उसके अंदर एड्रेस होता है कि जीडीटी कहाँ पड़ी है, ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल कहाँ पे पड़ी है। वंस अगेन, ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल रैम में एक टेबल है, सिस्टम डिफाइंड। अब तुम अगर इधर एक सिंपल वेरिएबल बना देते हो जीडीटी नाम का, तो उससे ये कोई ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल तो नहीं ना बन जाती। लेकिन तरीका ये होता है कि तुम अपनी टेबल तैयार करते हो, करने के बाद तुम सिस्टम को कहते हो कि जीडीटी यहाँ पे पड़ी, इसका पॉइंटर दे दो। वो कहते कहाँ पे हो, वो जीडीटी आर रजिस्टर है, ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल रजिस्टर, उसमें बेस एड्रेस होता है। अच्छा, उसको लोड करने के लिए कमांड है एलजीडीटी, लोड ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल। और उसको तुम अपने उसका एड्रेस दे देते हो कि भाई यहाँ पे मेरी ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल पड़ी है। तो अब सिस्टम की ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल कहाँ पे है, वही है जो तुमने बनाई, ये तुमने उसको असाइन करवाया। बस जैसे ही असाइन करवाया उसके बाद स्विच मारो, और अब इसके बाद ये सारा काम 32 बिट के मोड में चलना शुरू हो जाए। ठीक है, ये प्रोग्राम जरूरी है। आ, इसके 3 हिस्से हैं बेसिकली। ठीक है, पहला हिस्सा ये है कि तुम कुछ डमी टेबल बनाओ। डमी टेबल बनाने के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट हिस्सा ये है कि ये जो प्रोग्राम चल रहा है, ये प्रोग्राम अपना एड्रेस उस टेबल के अंदर डाले। ये जरूरी इसलिए है कि जब ये प्रोग्राम स्विच होएगा तो ये खुद ब खुद गुम हो जाएगा, इसको अपना ही नहीं पता चलेगा कि ये किस एड्रेस पे पड़ा। तो इसलिए ये जरूरी है कि डिस्क्रिप्टर टेबल में अपनी निशानियां पहले डाल दे ताकि ये कंटिन्यू करता रहे। ये सारा काम विंडोज खुद ब खुद कर देती है ना, विंडोज स्विच करती है, पीछे ये सारी चीजें तैयार कर देती है, और हमें मतलब पता नहीं चलता कि कुछ ऐसा हुआ है। तो ये दूसरा हिस्सा हो गया, पहला उसने जीडीटी तैयार किया, दूसरा हिस्सा कि उसने जीडीटी के अंदर अपना बेस एड्रेस लोड किया, तीसरा हिस्सा कि एक्चुअली ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल रजिस्टर के अंदर अपनी टेबल का एड्रेस लोड कर। एज लॉन्ग एज आपने ये 3 काम कर दिए हैं, आप स्विच मारो, और अब आपका कंप्यूटर 32 बिट के मोड में चलना चाहिए। दूसरे प्रोग्राम भी यही है, उसमें सिर्फ ये है कि उसने कुछ कोडिंग करके दिखाई होगी, मतलब इसमें वही जीडीटी आ गया तुम्हारा, अब कुछ थोड़ा सा कोड करके दिखाया होगा, मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्या दिखाया। अच्छा, उसने किया ये है कि ये जो प्रिंट एसटीआर की रूटीन थी ना, उसको उसने तुम्हें 32 बिट में लिख के दिखाया। तुमने प्रिंट एसटीआर की रूटीन लिखी थी छठे चैप्टर में, 16 बिट के मोड में, उसने उसको तुम्हें कन्वर्ट करके दिखाया है 32 बिट के मोड। बस ये वाला स्किप करना चाहते हो तो कर दो, नो प्रॉब्लम, पहला ना करना। अच्छा, अब ये पढ़ना क्यों जरूरी है। हमने अभी तक हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक्स नहीं की, असेंबली लैंग्वेज में हमने हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक्स नहीं की। वो क्यों नहीं किया उसकी वजह पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल तुम लेते हो, वैसे तो ये बड़ा ही बेसिक सा मोड है, इतना तो नहीं होता आजकल, सिंपल लैपटॉपों की स्क्रीनों की इससे ज्यादा रेजोल्यूशन होती है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल तुम इतनी वो ले लेते हो। तो ये पिक्सल का मतलब समझते हो ना, वो डॉट होता है। 1024 टाइम्स 768 कितने डॉट्स बनते हैं, इतने 7,76,86,000 डॉट्स बनते हैं। ठीक है, इतने पिक्सल्स हमारी स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। अब हाई रेजोल्यूशन अगर तुम घटिया से घटिया भी लगाओ, 16 बिट का भी लगाओ, यानी वो हर बिट को हर पिक्सल को 16 बिटों में स्टोर करे, तो तब भी ये नंबर मल्टीप्लाई बाय 16 ना लगाओ, 2 बाइट्स लगा लो ना, 16 बिट का मतलब है 2 बाइट्स, यानी इस नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 2 बाइट्स पे तो वो इतना बनता है। इसको डिवाइड करो 1024 पे, फिर डिवाइड करो, ये किलो हो गया, ये मेगा हो गया। ये पूरा 1 मेगाबाइट मेमोरी नहीं, यार ये गलत है, थोड़ा ज्यादा हो। तो क्या है जी, 7,786,432 टाइम्स 2, इतनी बाइट्स हो गई।
1024 पे डिवाइड करो तो इतनी किलोबाइट्स हो गई, और फिर 1024 पे डिवाइड करो तो इतनी मेगाबाइट्स हो गई। तो ये 1.5 MB मेमोरी बन गई। बेसिकली 1.5 MB is required for very basic graphics, but real mode had only 1 MB available. तुम हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक्स कर ही नहीं सकते थे। तुम्हारे पास रियल मोड की डेफिनेशन ही ये थी कि उसमें तो 1 MB मेमोरी यूज होती है, तो फिर तुमने हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक्स कहाँ से करने थे? हाई रेजोल्यूशन को बुनियादी से बुनियादी सिस्टम भी ले लो तो वो उसको बजाते खुद 1.5 MB मेमोरी चाहिए। बात को समझ रहे हो ना, कि VGA को सिर्फ 1.5 MB चाहिए। तो दिस इज नॉट पॉसिबल रियल मोड में, ये चीजें सिर्फ और सिर्फ उसमें पॉसिबल हैं, प्रोटेक्टेड मोड में। तो ये तुम्हें एग्जांपल देता है एक वीजा सर्विसेज है उनका, वीजा से बनता है वीडियो इलेक्ट्रॉनिक स्टैंडर्ड्स एसोसिएशन, याद कर लेना प्लीज ये चीज। तो वीजा ने एक स्टैंडर्ड दिया जिसको VBE कहते हैं, वीडियो बायोस एक्सटेंशन, इससे बनता है। ये लिखा था वीडियो बायोस एक्सटेंशन। कॉन्सेप्ट ये है कि ये कंपनी है, एक इदारा है वीजा, जिसने एक स्टैंडर्ड प्रपोज किया जिसको VBE कहते हैं। ये हाई रेजोल्यूशन का एक स्टैंडर्ड था, ठीक है। इस स्टैंडर्ड में बड़ा बेसिक, अच्छा वीजा में कई मोड्स होते हैं, उसमें से एक मोड 8117 था। ये वो 1024/768 का मोड था, और बड़ा ही बुनियादी 16 बिट का कलर इसमें था। ये 16 बिट का कलर समझते हो ना, कि 16 बिट से क्या मुराद है? तो 16 बिट से मुराद क्या होती है कि ईच पिक्सल इज स्टोर्ड इन 16 बिट। नॉर्मली ये होता है कि RGB होता है ना, RGB, तो ये 565 होता है नॉर्मली, कि रेड 5 बिट्स पे लिखा हुआ है, इसी तरह से ग्रीन 6 बिट्स पे लिखा हुआ है, और इसी तरह से ब्लू की 5 बिट्स पे लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ तक तो बात आसान होनी चाहिए। अब अगर रेड 5 बिट्स पे लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि 32 रेड्स पॉसिबल, यानी रेड के 32 शेड आ सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि इसके 64 ग्रीन्स पॉसिबल, और इसका अगेन मतलब है कि 32 ब्लूज पॉसिबल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 565 ही है ना कुछ, हाँ 565 ही था। तो इसका मतलब ये है कि यार, तो अगर तुम 5 बिटों पे लिखते हो तो तुम ऐसे लिख सकते हो, रेड को 5 बिटों पे लिखना है, तो ये एक रेड हो गया, ये दूसरा रेड हो गया, ये तीसरा रेड हो गया, ये चौथा, है तो सारे रेड ही। 5 बिटों पे तुमने रेड कलर लिखना है, इसका मतलब है कि रेड के 32 शेड तुम्हारे पास पॉसिबल होते हैं, क्योंकि 5 बिटों पे लिख रहे हो। इसी तरह 64 उसके होते हैं, तो ये टोटल भी बल्कि पता होना चाहिए, ये बनता है 32 × 64, तो 65,000 कलर कॉम्बिनेशन पॉसिबल इन दिस मोड। तो हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक्स ड्रॉप हुए हो, वापस आया क्या ये? सर वो ड्रॉप हो गया। अच्छा, तो हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक्स में बेसिकली तुम मतलब ये 65,000 कलर्स के साथ खेल सकते हो। अब ये बड़ा बेसिक सा हमने कॉम्बिनेशन रहा है, तो ये सारा कुछ तुमने पहले क्यों नहीं देखा? क्योंकि तुम रियल मोड में ये काम कर ही नहीं सकते। एक तो ये बात बड़ी क्लियर होनी चाहिए, ये रियल मोड में ये काम हो ही नहीं सकता। अब ये प्लीज याद कर लेना कि वीजा एक इदारा है जिसने VBE के स्टैंडर्ड्स दिए हैं। वो स्टैंडर्ड में एक मोड है 8117। फिर उस मोड की कहानी याद करो कि वो मोड है क्या। फिर ये बात मैंने तुमसे की कि 32 शेड और टोटल 64,000 कलर्स हैं, सो ऑन। अब ये उसकी सर्विसेज है। इंटरप्ट 10 तुम्हें याद होएगा कि तुम्हारा एक चैप्टर था वीडियो सर्विसेज का। उस वीडियो सर्विसेज के चैप्टर में तुमने इंटरप्ट 10 पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि जो बायोस की VGA की सर्विसेज है ना, वो इंटरप्ट 10 के ऊपर चलती। तो जहां पे भी इंटरप्ट 10 आएगा तुम्हें समझ जाना चाहिए कि ये उसकी बात होने लगी है, ग्राफिक्स VGA की। तो ये सर्विसेज हैं 4F100 गेट SVGA इंफॉर्मेशन, गेट सुपर VGA इंफॉर्मेशन। तो ये सिंपली एक बफर तुम्हें पॉपुलेट कर देता है उस इंफॉर्मेशन से। ये आसान ही है। बेसिकली एक गेट इंफॉर्मेशन है, एक सेट
मोड है, यानी वीडियो मोड चेंज करना, और एक मोड की इंफॉर्मेशन, तो मोड इंफॉर्मेशन अगर रीड करनी है। अगेन एग्जाम्पल में मेरा नहीं ख्याल कि इतना जाने की जरूरत है, लेकिन इसकी थ्योरी प्लीज बड़े अच्छे तरीके, ये थोड़ा एक आधा सफा लिखा हुआ है, इसमें से को मतलब 4-5 एमसीक्यूज आ जाते हैं। ठीक है, वीजा क्या है, वीबी क्या है, हाई रेजोल्यूशन हमने पहले क्यों नहीं किया, मतलब इस छोटी, और सर्विसेज में से क्वेश्चन। तो गौर से जरा ये जहां तक कर लेना, प्रोग्राम की खैर है, प्रोग्राम जाने, वैसे पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा, कोई तरीका है। अच्छा, आखिरी चीज बिल्कुल आसान है, इंटरप्ट हैंड। ये तो मैं कर भी नहीं रहा, बल्कि ये बहुत ही आसान लो जी। 16 बिट के अंदर तुम्हारे पास एक चीज थी, एक आईडीटी, इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर, नहीं सॉरी आईडीटी ना, तुम्हारे पास था आईवीटी, इंटरप्ट वेक्टर टेबल। पूरी किताब में पढ़ते आए, वेक्टर टेबल होता था, उसमें से वेक्टर पढ़ते थे, वेक्टर को हुक करते थे, ये पूरी किताब में करते ही आए हैं। लेकिन वो 16 बिट वाली दुनिया थी। वेक्टर टेबल में बाय द वे होता क्या था, एक वेक्टर होता था ना, और वेक्टर एक पॉइंटर होता था जो आईएसआर की तरफ पॉइंट करता था। अब वेक्टर बजाते खुद बना होता था सेगमेंट और ऑफसेट से, एक सेगमेंट एड्रेस एक ऑफसेट। अच्छा, अब ना सेगमेंट है ना ऑफसेट है, 32 बिट वाली दुनिया में तो ना सेगमेंट का वजूद है ना ऑफसेट का वजूद है। अब क्या है, अब सिलेक्टेड डिस्क्रिप्टर्स हैं। तो अब जाहिर बात है वो तो नहीं चलेगा, आईवीटी तो नहीं चलेगी, तो अब एक नई टेबल होती है, उसको आईडीटी कहते हैं, इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल। जिस तरह से ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल है, लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल है, उस तरह से एक डिस्क्रिप्टर टेबल है, इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल, और इसके अंदर इंटरप्ट्स के डिस्क्रिप्टर्स पड़े। और बस बाकी कॉन्सेप्ट वही है कि इंटरप्ट आता है, आप डिस्क्रिप्टर टेबल में से देखते हो कि कौन सा है, फिर उस डिस्क्रिप्टर टेबल के अंदर बेसिकली तो पॉइंटर ही होता है ना यार। बेस और लिमिट जो है, वो तो उसने इसने तो उससे भी आसान कर दिया, इसने वो लिख दिया सीएस और ऑफसेट। लेकिन अगर बेस और लिमिट भी लिखते हैं, तो एक्चुअली तो एंड पे पॉइंटर ही होता है, जो आईएसआर का पॉइंटर होता है। तो वो एड्रेस तुम्हें अब एक डिस्क्रिप्टर की शक्ल में मिलेगा। 16 बिट में सेगमेंट और ऑफसेट का तो कॉन्सेप्ट नहीं है, सेलेक्टर और डिस्क्रिप्टर का कॉन्सेप्ट है। तो देयर फॉर आईवीटी रिप्लेस हो जाती है आईडीटी से, और हमारे पास इंटरप्ट्स के डिस्क्रिप्टर्स अब मौजूद हो। कहानी बिल्कुल चेंज हो गई ना, बिल्कुल डिफरेंट। अगेन एग्जांपल नहीं किया, तो इसके आगे बेसिकली तो मैं यही कहता हूँ कि ये पढ़ लो। ये ऐसा नहीं है कि आता नहीं है, ये आते हैं क्वेश्चंस इसमें से, मतलब क्वेश्चंस एग्जैक्टली बता देता हूँ क्या क्या आता है। अब ये एंड है किताब का ना, तो एंड ये है कि असेंबली लैंग्वेज को जब तुम इस्तेमाल करते हो, तो कहाँ इस्तेमाल करते हो, कैसे इस्तेमाल करते हो। तो वैसे तो असेंबली लैंग्वेज कहीं पे भी इस्तेमाल करनी चाहिए, कोई किसी भी किस्म की प्रोग्रामिंग करते हुए आप असेंबली यूज कर सकते हो। लेकिन वो 99 कहता है, 99% ये होता है कि आप उनको हाई लेवल लैंग्वेजेस के साथ इंटरफेस करते हो, यानी जो आप प्रोग्रामिंग करते हो वो एक्चुअली हाई लेवल लैंग्वेज में कर रहे होते हो, लेकिन उसका कुछ हिस्सा जो है वो असेंबली में लिख देते हो। इसकी वजूहत समझाना बड़ी मुश्किल है। ये ऑप्टिमाइजेशन होता है कि आपने C# के अंदर एक पूरी एप्लीकेशन बना ली है, एक सॉफ्टवेयर बना लिया है, लेकिन जब आप वो एप्लीकेशन चलाते हो तो वो स्लो चलती है। फिर आपको खुद 2 लाइनें पता चलती हैं कि यार इन 2 लाइनों की वजह से पहुंचा है। उन 2 लाइनों को निकाल के वहां पे आप असेंबली का कोड रख दो। यानी कॉन्सेप्ट ये है कि आप जितना लो लेवल पे प्रोग्रामिंग करोगे उतना ज्यादा वो एफिशिएंट होएगी, उतनी ज्यादा सिंपल होएगी। तुमने असेंबली की कमांड्स देखी हैं, वो होती क्या है, रजिस्टर से चीज इधर रख दो, चीज जमा कर दो, माइनस कर दो, भाई ये असेंबली। तो एट द एंड ऑफ द डे प्रोसेसर तुम्हारा भी यही कर रहा है बस। तो एफिशिएंसी लाने के लिए हाई लेवल लैंग्वेजेस के साथ आप इसको जोड़ते हो। अब इसके दो वो हैं, दो कॉन्सेप्ट्स हैं। असेंबली में कोड लिख के उसको हाई लेवल लैंग्वेज से कॉल करो, यानी असेंबली में कोड लिखे हाई लेवल लैंग्वेज में बैठ के उसको कॉल करो, एक ये रास्ता है। और दूसरा ये है कि असेंबली में बैठ के किसी हाई लेवल लैंग्वेज के फंक्शन को कॉल करो। अच्छा, ये सारा करने के लिए तुम्हें कॉलिंग कन्वेंशंस पता होनी चाहिए। प्रोग्रामिंग में जनरली दो कन्वेंशंस फॉलो, एक को सी की कन्वेंशंस कहते हैं, और एक को पेस्कल की कन्वेंशंस कहते हैं। यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जितनी भी हैं, वो कुछ सर्टन रूल्स, सर्टन कन्वेंशंस फॉलो करती हैं, जो दो कैटेगरीज में फॉलो करती है, या तो सी होएगी या पेस्कल होगी। इसमें से क्वेश्चन आते हैं कि ये फलानी चीज सी में है, पेस्कल में कैसे होती है। फॉर एग्जाम्पल नेमिंग कन्वेंशन क्या है, नेमिंग कन्वेंशन ये है कि अच्छा बाय द वे ये हो क्या रहा है कि जब तुमने कोड लिख के कंपाइल किया है,
और वो ऑब्जेक्ट कोड असेंबली लैंग्वेज बनी है, तो उसमें क्या हुआ है? तो सी लैंग्वेज ये करती है कि वो हर वेरिएबल से पहले और हर फंक्शन के नाम से पहले एक अंडरस्कोर लगा दे। यानी अगर तुम सी लैंग्वेज का वो लो लेवल वाला कोड खोल के देखो, तो उसमें हर वेरिएबल के नाम से पहले अंडरस्कोर लगा हुआ है। पास्कल ये करती है कि वो तमाम चीजों को अपर केस में कन्वर्ट कर। ठीक है, पैरामीटर्स कैसे पास होते हैं? सी में मेरा ख्याल है राइट टू लेफ्ट होते हैं, हाँ इन रिवर्स ऑर्डर, यानी सी में जो पैरामीटर पासिंग होती है स्टैक पे वो राइट टू लेफ्ट होती है, पास्कल में लेफ्ट टू राइट होती है। ठीक है, विच रजिस्टर्स मस्ट बी प्रिजर्व्ड, बोथ स्टैंडर्ड्स प्रिजर्व फलाने रजिस्टर्स। इसका मतलब है कि लैंग्वेज ये गारंटी करती है कि जब तुम एक सब रूटीन पे जाओगे और वापस आओगे तो ये रजिस्टर्स अनटच रहेंगे, इनकी हालत वही होगी जो पहले थी। फिर विच रजिस्टर्स आर यूज्ड एज स्क्रैच देख लेना, ये जरा इंपॉर्टेंट है, विच रजिस्टर होल्ड्स द रिटर्न। तो जब तुम एक सब रूटीन से वापस आते हो, एक फंक्शन से वापस आते हो, तो तुम कोई वैल्यू लेके आते हो ना, रिटर्न वैल्यू लेके आते हो। वो रिटर्न वैल्यू बजाते खुद कहाँ पे पड़ी होती है? तो वो ज्यादातर ई ए एक्स, दोनों केसेस में ई ए एक्स के अंदर पड़ी होती है। फिर ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग पैरामीटर्स। इसमें सी में जो है वो कॉलर रिमूव करता है, पैस्कल में कॉली रिमूव करता है, और असेंबली में भी यही था कि कॉली रिमूव करता है। अब इसके दो हिस्से हैं। पहले तो सी का प्रोग्राम कॉल करना है असेंबली में से। तुम असेंबली में बैठे हो और तुमने एक सी का फंक्शन कॉल कर। अच्छा, अब जो सी का फंक्शन है वो ये है, इंट डिवाइड, जो भी ये प्रोटोटाइप लिखी हुई है, डिवाइड नाम का फंक्शन है। दो पैरामीटर्स लेता है, एक डिविडेंड और एक डिवाइजर। अब ये तुमने असेंबली में से कॉल कर। तो असेंबली में तुमने वो सारा माहौल बनाना है। माहौल क्या बनाना है कि तुम्हें पता है कि पहले तुम्हें ये पुश करना है डिवाइजर, फिर तुम्हें ये पुश करना है। तो पहले तुम डिवाइजर पुश करोगे, फिर तुम डिविडेंड पुश करोगे, और फिर तुम फंक्शन कॉल कर। फंक्शन कॉल करते हुए तुमने, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम सी लैंग्वेज के साथ काम कर रहे हो, तो तुमने एक अंडरस्कोर खुद ब खुद पहले लगा, कि तुम्हें पता है कि कंपाइलर ने वो लगाना ही लगाना है। तो इस फंक्शन को आप अगर बैठ के असेंबली में से कॉल करो, तो पहले स्टैक पे वो दो पैरामीटर्स फेंको और फंक्शन को कॉल कर दो। अब मेरे ख्याल ये कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल है। अब वो कहता है कि अगर मैंने ये स्वैप का फंक्शन कॉल करना है, जो दो पॉइंटर्स पकड़ता है, पॉइंटर्स क्या होते हैं? एड्रेस, कोई खास बात नहीं, तो ये कैसे करोगे? तो वो कहता है कि पहले दो वेरिएबल्स बनाए, उनके एड्रेस स्टैक पे फेंके, पुश वाई पुश, ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगे हुए, सिर्फ एड्रेस फेंकी, और उसके बाद मैंने स्वैप कॉल किया। एक्सटर्न को पढ़ लेना, ये भी क्वेश्चन है, एक्सटर्न क्या होता है, अभी आगे आता है तो मैं बताता हूँ। यार ये उससे समझाने की कोशिश की है तुम्हें ऑप्टिमाइजेशन, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। मैं जिक्र कर देता हूँ ऑप्टिमाइजेशन का क्या है। वो कहता है कि यार ये जो फंक्शन मैंने सी लैंग्वेज में लिखा है, कहता है अगर मैं कंपाइलर को कहूँ कि इसका कोड लिखो, कंपाइलर ऑब्जेक्ट कोड बनाया, तो कहता है कि फॉर एग्जांपल कंपाइलर 15 इंस्ट्रक्शंस में उसको कन्वर्ट करता है कंपाइलर। ठीक है, कहता है अगर मैं तमाम किस्म की ऑप्टिमाइजेशन ऑन कर दूं, कंपाइलर की जान निकाल दूं और उससे कहे कि मुझे बेहतरीन कोड दे, तो फिर भी कंपाइलर मुझे 12 इंस्ट्रक्शंस में वो कोड देता है। वही स्वैप का फंक्शन ही, लेकिन कंपाइलर उसको 12 इंस्ट्रक्शंस में लिखता है। कहता है अगर मैं उसको हाथ से लिखूं, तो 4 इंस्ट्रक्शंस में मैं खत्म कर लेता हूँ। ये स्वैप का फंक्शन लिखा हुआ है हाथ से, 1 2 3 4 5 इंस्ट्रक्शंस में लिखा गया। ये बात समझनी जरा थोड़ी मुश्किल है, प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी आनी चाहिए इस बात के लिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि जब तुम हाई लेवल लैंग्वेज में लिख के प्रोग्राम चलाते हो, तो एक्चुअली होता क्या है। कंपाइलर उसको ट्रांसलेट करता है, और ट्रांसलेट करके जो ऑब्जेक्ट कोड होता है उसको रन कर देता है। अब तुम्हें तो कोई परवाह ही नहीं होती। तुम्हें क्या परवाह, ऑब्जेक्ट कोड में 100 लाइनें आए, 500 लाइनें आए, 1000 लाइन, तुमने देखा ही कभी नहीं, जरूरत ही कोई नहीं। तुम कोड लिखते हो, चला। ऑप्टिमाइजेशन ये होती है कि तुम ये देखते हो कि ऑब्जेक्ट कोड क्या बना है, और उसको मैं बेहतर किस तरह से कर सकता हूँ। ठीक है, ये बहुत हाई लेवल पे प्रोग्रामर्स होंगे जो ये काम ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल प्रोग्रामर नहीं करता। वो जाके ढूंढता है, फॉर एग्जाम्पल एक एप्लीकेशन है, पहाड़ जितनी बड़ी एप्लीकेशन है, उसमें से वो ये स्वैप का फंक्शन ढूंढता है। वो कहता है यार ये इधर स्लो चल रहा है, स्वैप में स्लो चल रहा है। फिर वो जब देखता है तो उसको पता चलता है कि यार कंपाइलर तो इसकी 15 इंस्ट्रक्शंस बना रहा है, लेकिन अगर मैं खुद लिखूं इसको तो ये 4 इंस्ट्रक्शंस में खत्म हो जाता है। तो वो असेंबली लैंग्वेज के अंदर एक स्वैप का फंक्शन लिखता है। ये उसने स्वैप का एक फंक्शन लिखा। ठीक है, सिंपल स्वैप का एक फंक्शन है जो स्वैप का है।
अब इसको जब वो कंपाइल करेगा तो वो कंपाइल ऐसे करेगा नेसम माइनस एफ के स्विच के साथ। माइनस एफ का स्विच जो है ये ऑब्जेक्ट फाइल बनाता है, वो ऑब्जेक्ट फाइल जो फिर तुम्हारी सी शार्प या सी प्लस प्लस की एप्लीकेशन में साथ ऐड हो सकती है, यानी ये ऑब्जेक्ट कोड बनाता है, ये वो कॉम फाइल नहीं बनाता, ये ओबीजे फाइल बनाता है। अच्छा, अब जब तुम्हारा ये ऑब्जेक्ट कोड बन जाता है तो तुम अपनी सिंपल सी की लैंग्वेज में बैठ के आराम से अपना स्वैप का फंक्शन कॉल कर सकते हो। अब ये असेंबली का फंक्शन कॉल हो रहा है स्वैप का, ठीक है। अब अगेन मैं ढूंढ रहा था कि इसने लिखा हुआ है लेकिन इसने नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये क्वेश्चन आता है बार बार, ये लफ्ज जो ग्लोबल है और एक लफ्ज है एक्सटर्न, इन दोनों का पता होना चाहिए। ये एक्सटर्न, एक्सटर्न उस वक्त लिखते हैं जब आपने सी को कॉल करना होता है असेंबली में से, असेंबली में बैठ के जब सी को कॉल करते हो ना तो एक्सटर्न लिखते हो, और जब तुम एक्चुअली असेंबली का कोई कोड एक्सपोर्ट करना चाहते हो यानी सी से बैठ के इसको कॉल करना चाहते हो तो तब ग्लोबल लिखते हो, ठीक है। ये जरूर लिखा होगा कहीं पे लेकिन मुझसे मिस हो। इस चैप्टर में से क्वेश्चंस हैं, कॉलिंग कन्वेंशंस के ऊपर क्वेश्चंस हैं कि पैस्कल क्या करती है, सी क्या करती है, और दूसरा क्वेश्चन ये ग्लोबल और एक्स का एक्सटर्न का है। लेकिन आसान है, पढ़ लेना को बिल्कुल भी कोई खास वो नहीं है। और 17 तो मैं बिल्कुल ही नहीं कर सकता, टोटली रट्टा है। 17 में ये कहता है कि तुमने पूरी असेंबली लैंग्वेज पढ़ ली, तो तुम क्या असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्रामर बन गए? सवाल ही नहीं। तुमने पूरी किताब पढ़ी है एक प्रोसेसर के ऊपर, 8088 के ऊपर, एक प्रोसेसर के ऊपर। अब वो जो एमओवी की कमांड है वो 8088 के प्रोसेसर पे तो चल जाती है, इंटेल के प्रोसेसर पे, लेकिन अगर मैं तुम्हें मोटरोला का प्रोसेसर दे दूं, सैमसंग का दे दूं, सन का दे दूं, उनके ऊपर तो नहीं चलनी। उनके अपने न्यूमोनिक्स होंगे, उनकी अपनी असेंबली लैंग्वेज होएगी, उनके अपने रूल्स होंगे, ठीक है। तो बेसिकली इतनी बड़ी ही एक किताब तुम और पढ़ोगे तो फिर दूसरे प्रोसेसर को तुम प्रोग्राम करना शुरू कर सकते हो। दो का एग्जांपल उसने तुम्हें दिया है सिर्फ इंटरेस्ट के लिए, एक मोटरोला के 68 के प्रोसेसर्स थे, ये छोटे प्रोसेसर्स में से कंसिडर होते हैं, नॉट सो पावरफुल। ये सारा रट्टा है, मुझे नहीं पता इसमें समझाने वाला क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ता हूँ, अब ये जो 68 के प्रोसेसर्स थे, दे हैव 16 रजिस्टर्स, लेकिन रजिस्टर्स 23 बिट के हैं। अजीबो गरीब बात है। रजिस्टर्स के नाम क्या हैं? A0 से A7, D0 से D7। ए वाले रजिस्टर्स में एड्रेस आते हैं, ए फॉर एड्रेस, और डी वालों में डेटा आता है, डी फॉर डेटा, और बस ये पढ़ते रहो, ठीक है। सिर्फ उस प्रोसेसर के बारे में कुछ कहानी बताई गई है। आई डोंट थिंक इसमें से कोई क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन बाल देख लेना। अच्छा, ये ना आप याद करना शुरू कर देना प्लीज। ये अब पूरी की पूरी असेंबली लैंग्वेज लिखी हुई है मोटरोला की, कि मोटरोला में एमओवी की इंस्ट्रक्शन नहीं है, MOVE.B ये इंस्ट्रक्शन। इसी तरह EXG की इंस्ट्रक्शन है उसमें, एक्सचेंज। तो ये सिर्फ ये दिखाने के लिए है कि जो इंस्ट्रक्शंस तुम इंटेल पे पढ़ के आए हो जरूरी नहीं है वही इंस्ट्रक्शंस दूसरे प्रोसेसर में भी चल रही है, बल्कि डिफरेंट क्यों होगी ना, ये तो मैन्युफैक्चरर की मर्जी होती है कि वो कौन सी इंस्ट्रक्शन चलाए। वो कहता है इस बात का ख्याल रखना बस। मोटरोला एक छोटे प्रोसेसर में से कंसिडर होता है और ये सन स्पार्क जो है ये बड़े प्रोसेसर में से कंसिडर होता है, यानी ये सर्वर फैमिली को बिलोंग करता है, ठीक है। ये सर्वर्स को ये प्रोसेसर लगे होते थे, एक्चुअली अब ये भी नहीं होते। तो इनमें अगेन इनका आर्किटेक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होएगा। इसमें G0 से G7 तक रजिस्टर्स होंगे, I0 से I7, मतलब इनकी अपनी कुछ साइंस होएगी, थोड़ा सा पढ़ लो बस, दैट्स इट। और अगेन ये इंस्ट्रक्शंस ना याद करने बैठ जाना, कोई कतन जरूरत नहीं है। लेकिन इस आखिरी चैप्टर का मुझे नहीं पता कि इसमें से क्या आता है, मेरा नहीं ख्याल कुछ खास आता है। 16 में से आता है, 16 में से क्वेश्चन है। ठीक है भाई, मुबारक हो तुम्हें, तुम्हारी जान छुटी। अब आप सुकून करें और ठीक है सर। सर जी जाके जैसे देखिए। इसके वो मिड में